राधे राधे दोस्तों। चलिए अगले वीडियो में हम बात कर चुके थे कि वातावरण के विषय में, वातावरण क्या था, वातावरण की परिभाषाएं वगैरह समझी थी, वातावरण कितने प्रकार का होता है ये भी बात की है। उससे पहले हमने बात की थी वंशानुक्रम के विषय में, तो दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत कि वातावरण और आनुवंशिकता ये दोनों चीज़ें बालक के विकास और वर्धन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तब जाकर के आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज की परीक्षा का दौर यही है कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो व्यवहारिक तौर पर पूछे जाते हैं, ना कि सैद्धांतिक रूप में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमको तथ्यों को आराम से अच्छे से क्लियर करना होगा, तब जा कर के हम किसी चीज़ को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अन्यथा 30 में से आपने देखा है कि साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान का कोई पेपर होता है उस पार्ट में 30 में से बच्चों के अधिकांश 12 से 15 के बीच में ही सिमट जाते हैं। कारण यही होता है कि वो तथ्यों को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, केवल रटने पर ध्यान देते हैं। हमको रटन पद्धति से मुक्ति पाना है तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर से समझना होगा, तर्क को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो उसको लेकर के हम आज बात करेंगे कि बालक के विकास और वर्धन को आनुवंशिकता और वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। ठीक है, क्या बालक के विकास एवं वर्धन में आनुवंशिकता एवं वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका इसको अच्छे से आपको समझना है। बालक के विकास एवं वर्धन में, उसका डेवलपमेंट एंड उसका ग्रोथ में हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का किस प्रकार से उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम बात यहाँ पर करें तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर गैशेल एवं थॉम्पसन। इन्होंने एक अध्ययन के द्वारा समझाया, बताया था। तो इन्होंने अध्ययन जो किया था ये प्रयोग के द्वारा 1929 ईस्वी में। पहले आपको अच्छे समझना है आनुवंशिकता और वातावरण की बालक के विकास और वर्धन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमने उससे पहले आनुवंशिकता के विषय में बात की है और हमने वातावरण के विषय में भी बात की है। अब दोनों तथ्य आपके सामने है, इनको लेकर के जो प्रयोग किया है तो डॉक्टर गैशेल और थॉम्पसन के द्वारा 1929 में प्रयोग किया गया था। और क्या किया इन्होंने, कहा कैसे, तो समझना है। इन्होंने 2 प्रकार से प्रयोग किए हैं। इन्होंने बताया कि बालक जो होता है उसमें क्या उनको हम समान वातावरण दे करके, समान आनुवंशिकता दे करके उनमें व्यवहार को देखा जाए तो किस प्रकार के व्यवहार दिखाई देते हैं, क्या उनमें समानता होगी या उनमें विभिन्नता देखने को मिलेगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि देखिए बच्चा जो होता है, उन्होंने बच्चों पर जो अध्ययन किया है उसकी हम बात कर रहे हैं, कहाँ पर अध्ययन किया है। तो देखिए सबसे पहले बात करें डॉक्टर गैशेल और थॉम्पसन के द्वारा, तो इन्होंने जो प्रयोग किए हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया था। और एक अध्ययन की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो वो उसमें कहा गया था पोष्य बच्चों पर अध्ययन। तो सबसे पहले हमको बात करनी है जुड़वा बच्चों पर आनुवंशिकता और वातावरण की किस प्रकार से इनके व्यवहार में कहाँ पर समानता होती है, किस कारणों से होती है और कहाँ पर इनमें विभिन्नता देखने को मिलती है, तो उसका कारक क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से क्लियर करना है। तो हम जुड़वा बच्चों पर अध्ययन कर रहे हैं, तो जुड़वा बच्चे, हम इसी टॉपिक को पहले लेते हैं। जुड़वा बच्चों पर अध्ययन डॉक्टर गैशेल एवं थॉम्पसन महोदय के अनुसार
किस पर? जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किसने किया था? डॉक्टर गैसेल एवं थॉम्पसन महोदय द्वारा 1929 में एक अध्ययन किया गया था। और इसके अंदर देखिए, पहले समझ लें जुड़वा बच्चों पर अध्ययन। तो जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के होते हैं? तो जुड़वा बच्चे दो प्रकार के हैं। एक तो होते हैं एकांगी जुड़वा बच्चे और एक होते हैं भ्रातृय जुड़वा। ठीक है, एकांगी जुड़वा बच्चे और भ्रातृय जुड़वा बच्चे, इनको पहले आपको समझना है। एकांगी जुड़वा बच्चे जो होंगे, तो यहाँ ध्यान दें, इसके अंदर क्या होता है, माँ का एक अंडाणु, माँ का एक अंडाणु यदि पिता के एक अंडाणु शुक्राणु से, एक शुक्राणु से गर्भित हो जाता है। ध्यान से समझना, एकांगी जुड़वा बच्चे कौन से होते हैं? जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया है डॉक्टर गैसेल थॉम्पसन महोदय के द्वारा 1929 में। पहले हमको ये समझना है कि जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के होते हैं। तो एकांगी और भ्रातृय दो प्रकार के होंगे। हम एकांगी जुड़वा बच्चों की बात कर रहे हैं। तो माँ का एक अंडाणु यदि पिता के एक शुक्राणु से गर्भित होता है, गर्भधारित हो जाता है, ठीक है, और कोशिका विभाजन के दौरान, कोशिका विभाजन के दौरान माँ का गर्भित अंडाणु दो स्वतंत्र भागों में विभाजित हो जाता है, स्वतंत्र भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा दो जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। ठीक है, तो हमको एकांगी जुड़वा बच्चे समझना है कि माँ का एक अंडाणु यदि पिता के एक शुक्राणु से गर्भित हो जाता है, हम एक अंडाणु की बात कर रहे हैं जो गर्भित हो रहा है पिता के शुक्राणु के द्वारा, और कोशिका विभाजन के दौरान, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोशिका विभाजन के दौरान माँ का गर्भित अंडाणु दो स्वतंत्र भागों में, अलग अलग भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो जिसके द्वारा दो जुड़वा बच्चे या दो जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। ऐसे बच्चों को एकांगी जुड़वा बच्चा कहा जाता है। ऐसे बच्चों को जुड़वा बच्चा कहा जाता है। और इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, ध्यान रखें, नोट लगा के लिख लेना, नोट्स बनाते रहना। क्या ऐसे बच्चे, कौन से? एकांगी जुड़वा बच्चे। ऐसे बच्चे निश्चित रूप से या तो दोनों लड़का या दोनों लड़की होंगे, यानी कि समलिंगी होंगे, अर्थात समान लिंग के होते हैं। एकांगी जुड़वा बच्चे हम बात कर रहे हैं। एकांगी जुड़वा बच्चे की अध्ययन करने से पहले इस चीज़ को समझना अनिवार्य होता है कि जुड़वा बच्चों पर अध्ययन कर रहे हैं तो जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के होते हैं। तो जुड़वा बच्चे दो प्रकार के होते हैं, एकांगी जुड़वा बच्चे, भ्रातृ जुड़वा बच्चे।
एकांग जुड़वा बच्चे की बात करें तो माँ के अनेकों अंडाणुओं में से एक अंडाणु यदि पिता के शुक्राणु से गर्भित होता है, गर्भधारित हो जाता है, तो कोशिका का जब विभाजन होता है उस समय यदि वो गर्भित माँ का गर्भित अंडाणु दो स्वतंत्र भागों में, दो अलग अलग भागों में विभाजित हो जाए, ठीक है, तो जिसके द्वारा दो जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। क्या होता है? दो जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। और ऐसे बच्चों को क्या कहा जाएगा? जुड़वा, एकांगी जुड़वा बच्चा। क्या कहा जाएगा? एकांगी जुड़वा बच्चा। और ऐसे बच्चे निश्चित रूप से या तो दोनों लड़का होते हैं या दोनों लड़की होते हैं, अर्थात समान लिंग के होते हैं। किसमें? एकांगी जुड़वा बच्चा। कारण है माँ का अनेकों अंडाणुओं में से एक अंडाणु यदि पिता के एक शुक्राणु से गर्भित होता है और वह गर्भित अंडाणु दो अलग अलग स्वतंत्र भागों में विभाजित हो जाए कोशिका विभाजन के दौरान, तो ऐसे बच्चे जब जन्म होगा तो उसको एकांगी जुड़वा बच्चा कहा जाएगा। और ये बच्चे हमेशा एक ही लिंग के होते हैं, समान लिंग के होते हैं, या तो दोनों लड़का होते हैं या दोनों लड़की होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी कि हम एकांगी जुड़वा बच्चा किसको कहेंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब बात करते हैं हम भ्रातृय जुड़वा बच्चे की। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ माँ के दो अंडाणु यदि पिता के दो शुक्राणुओं से, माँ के दो अंडाणु यदि पिता के दो शुक्राणुओं से, और ये शुक्राणु कैसे होंगे? भिन्न भिन्न शुक्राणुओं से गर्भित होते हैं, तो ऐसे जुड़वा बच्चों को भ्रातृय जुड़वा बच्चा कहा जाता है। यहाँ भी इस बात का विशेष ध्यान रखना है, भ्रातृ जुड़वा बच्चे कौन से होते हैं? यदि माँ के दो अंडाणु पिता के दो शुक्राणु अलग अलग शुक्राणुओं से गर्भित हो जाते हैं, ठीक है, तो उनसे जन्म जो होगा उन बच्चों को कहा जाएगा भ्रातृ जुड़वा बच्चे। और ये भ्रातृ जुड़वा बच्चे जो होते हैं, ये आवश्यक नहीं होता है कि दोनों एक ही लिंग के हों, उनमें से एक लड़का, ध्यान दीजिए कंडीशन क्या बनती है, एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है, या दूसरी कंडीशन क्या होगी, दोनों लड़का, या तीसरी कंडीशन होती है दोनों लड़की भी हो सकते हैं, अब मैं समझ रहा हूँ कि आपको जुड़वा बच्चों के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा कि जुड़वा बच्चे दो प्रकार के होते हैं, एकांगी जुड़वा बच्चे और भ्रातृय जुड़वा बच्चे। यानी कि एकांगी जुड़वा बच्चे, माँ का एक अंडाणु यदि पिता के एक शुक्राणु से गर्भित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जब कोशिका का विभाजन होता है तो उसके दौरान माँ का जो गर्भित अंडाणु था वो दो अलग अलग स्वतंत्र भागों में विभाजित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप दो बच्चे जो पैदा होते हैं वो समान लिंग के होते हैं, या तो दोनों लड़का होते हैं या दोनों लड़की होते हैं, ठीक है। जबकि ठीक इसके विपरीत क्या भ्रातृ जुड़वा बच्चे में क्या होता है कि माँ के दो अंडाणु यदि पिता के भिन्न भिन्न अलग अलग दो शुक्राणुओं से गर्भित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जन्मे बच्चों को भ्रातृय जुड़वा बच्चा कहा जाता है। और ऐसी कंडीशन जब बनती है तो वो दोनों बच्चे, उनमें से एक लड़का
या एक लड़की हो सकता है, या दोनों लड़का या दोनों लड़की हो सकते हैं। तो इनके बारे में निश्चित लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता कि वो दोनों लड़का होंगे या दोनों लड़की होंगे या एक लड़का और एक लड़की होगा। तो उनमें से 3 कंडीशन बनती हैं, तीनों में से कोई भी लागू हो सकती है, बशर्ते निश्चित कहाँ होता है, एकांगी जुड़वा बच्चे के अंदर ये निश्चित है कि यहाँ दोनों जो बच्चे पैदा होंगे वो दोनों ही समान लिंग के होते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जुड़वा बच्चों पर जो अध्ययन किया है तो वो डॉक्टर गैसिल और थॉमसन महोदय के द्वारा 1929 में। तो सबसे पहले हम उसकी बात कर लें, जिससे पहले हमने इसको समझ लिया एकांगी क्या है और भ्रातृय जुड़वा बच्चा क्या होता है। ठीक है, अच्छे से समझना है, किसी भी चीज़ को जड़ से समझोगे तो समझ में आएगा। बशर्ते साइकोलॉजी में 12 से 15 के बीच ही क्वेश्चन बच्चों के बैठ पाते हैं, इतना ही सही कर पाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जुड़वा बच्चों पर अध्ययन। अब अध्ययन यहाँ पर हम कैसे कर रहे हैं, अब 2 प्रकार के जो बच्चे थे, एकांगी जुड़वा बच्चा और भ्रातृ जुड़वा बच्चा। तो गैसेल और थॉमसन महोदय ने इन दोनों में से सुगमता को देखते हुए जुड़वा बच्चों के अंदर एकांगी जुड़वा बच्चों को अध्ययन का केंद्र माना, क्योंकि इनमें कहीं तक जब उन दोनों का एक ही अंग से निर्धारित किया गया है, समान लिंग के हैं, आनुवंशिकता समान है, तो वहाँ पर उनके व्यवहार में क्या समानता है, तो उनको सुगमता अधिक होती है। तो उन्होंने किसको आधार बनाया, तो उन्होंने एकांगी जुड़वा बच्चे को बनाया और कहा यदि ऐसे बच्चों को हम समान वातावरण में रखें और ऐसे बच्चों को यदि अलग अलग वातावरण दिया जाए तो उनमें कहाँ तक किस प्रकार की समानता और असमानताएं दिखाई देती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना, हम फिर बात कर रहे हैं। तो यह अध्ययन किसने किया था, तो गैसेल एवं थॉमसन महोदय ने, और कब किया है, 1929 में अध्ययन किया है। तो इसको अध्ययन के दौरान हम बात कर रहे हैं, तो अच्छे समझ लें क्या कि भाई समान वातावरण। तो इन जुड़वा बच्चे जो हम बात कर रहे थे एकांगी जुड़वा बच्चों पर, तो इसको भी 2 प्रकार से बात करके अध्ययन किया जा रहा है। कैसे, एक तो है इन बच्चों को समान वातावरण देकर और समान वातावरण में रखा जाए और अलग अलग वातावरण में रखकर अध्ययन किया। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं समान वातावरण की बात कर रहे हैं, समान वातावरण में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, समान वातावरण को हम पहले लेके चल रहे हैं। ध्यान रखिए, मैं फिर बात कह रहा हूँ, बालक के विकास एवं वर्धन में आनुवंशिकता वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार से है। केवल हमको ये नहीं रटना है कि बालक का मानव का व्यवहार रटते हैं, मानव का व्यवहार आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, गुणनफल का परिणाम है। इन चीज़ों से रटने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको तथ्यों को अच्छे से गहराई से समझना है, क्यों किस प्रकार से अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने कहा था कि जुड़वा बच्चों पर अध्ययन और पोष्य बच्चों पर अध्ययन। जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हमने बात की थी, एकांगी जुड़वा बच्चा और भ्रातृ जुड़वा बच्चा। एकांगी में हमने बात की है किसकी, कि माँ का एक अंडाणु यदि पिता के एक शुक्राणु से गर्भित हो जाता है, और कोशिका विभाजन के दौरान हम बात कर रहे थे कि जब गर्भित जो अंडाणु था वो अलग अलग 2 भागों में विभाजित हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो संतान जुड़वा पैदा होगी वो समान लिंग की होगी, समान लिंग की होगी। और यदि भ्रातृय जुड़वा बच्चों की बात की गई थी तो उसमें ये बताया गया था कि माँ के 2 अंडाणु यदि पिता के 2 अलग अलग शुक्राणुओं से गर्भित होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो उनके लिंग के बारे में निश्चित नहीं कहा जा सकता कि वे दोनों लड़का होंगे या दोनों लड़की होंगे या एक लड़का और एक लड़की होगा। ठीक है,
तो अब इन दोनों में से एकांगी और भ्रातृय में से डॉक्टर गैसेल और थॉमसन महोदय ने अपने अध्ययन का जो केंद्र माना है, अध्ययन के लिए जिसको लिया था, वो एकांगी जुड़वा बच्चों को लिया, क्योंकि इनमें आनुवांशिकता समान थी। अब यहाँ पर अध्ययन ये किया जा रहा है कि इन एकांगी जुड़वा बच्चों को समान वातावरण दिया जाए, तो वहाँ पर ये देखा जाए उनमें कहाँ तक समानता होती है और क्या उनमें भिन्नता दिखाई देती है। और यदि इन एकांगी जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण दिया जाए तो कहाँ तक इनमें समानता रहेगी और कहाँ तक इनमें विभिन्नता देखने को मिलेगी। तो हम बात करेंगे अब समान वातावरण यदि इन एकांगी जुड़वा बच्चों को दिया जाए। तो ध्यान रखना, अब यहाँ एकांगी जुड़वा बच्चे का मतलब हो गया क्या, आनुवांशिकता समान है। क्या है? आनुवांशिकता समान। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आनुवांशिकता समान क्यों है? क्योंकि एकांगी जुड़वा बच्चा पिता के एक ही शुक्राणु से माँ का एक अंडाणु गर्भित हुआ है और वो दो भागों में स्वतंत्र रूप से विभाजित हो गया। तो दोनों बच्चों में पिता के जो गुण समान थे, इसलिए यहाँ पर आनुवांशिकता समान हो गई। अब इन बच्चों को यदि हम समान वातावरण और दे दें, इनको समान वातावरण में रखा जाए, तो अध्ययन किया है डॉक्टर गैसेल थॉमसन महोदय 1929 में। 1929 में तो उन्होंने अध्ययन किया था दो जुड़वा बहनों पर। अध्ययन किस पर किया? दो जुड़वा बहनों पर अध्ययन किया। ठीक है, तो इन्होंने दो जुड़वा बहनों पर अध्ययन किया है, ध्यान रखना। और ये अध्ययन इन्होंने क्या किया, इन दोनों जुड़वा बहनों को 14 साल तक, 14 साल यानी 14 वर्ष तक एक ही वातावरण दिया गया। 14 साल तक एक ही वातावरण दिया गया, यानी समान वातावरण में इन दोनों जुड़वा बहनों को रखा गया। तो यहाँ पर अब अध्ययन का केंद्र माना था जुड़वा एकांगी को। अब ये दोनों बहनें थीं, तो इनमें क्या समानता थी? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करें शारीरिक कद की, लंबाई आदि की, तो ये शारीरिक लंबाई इनकी लगभग समान थी, लगभग समान। ठीक है, अब यहाँ इनकी यदि हम व्यवहार की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? व्यवहार की। तो ध्यान दीजिएगा, व्यवहारिक रूप पर जो प्रतिक्रिया दिखा रहे थे, वैसे तो यहाँ व्यवहार में भी समानता लगभग समान ही थी। क्यों? सारे कदकाठी तो ये सारे स्ट्रक्चर के अंदर आ गया जो लगभग समान था। अब व्यवहार में इन्होंने दो जो जुड़वा बहन हैं, एक को यानी एक को टी नाम दिया और एक को सी नाम दिया। एक को कैपिटल टी और एक को सी नाम दिया। अब जो टी वाली थी, टी वाली ये अधिक चालाक, अधिक चालाक कार्य को तेजी से करने वाली। ठीक है, तो टी कैसी थी? अधिक चालाक थी, कार्य को तेजी से करने वाली थी। जबकि सी ध्यानमग्न, कार्य को सतर्क रहकर कार्य करना। ठीक है, तो इसमें व्यवहार में क्या देखा जा रहा था? टी की जो व्यवहारिक प्रवृत्ति थी वो चालाक थी, किसी भी कार्य को तेजी से करने में सक्षम थी। जबकि सी किसी कार्य को करने में ध्यानमग्न, ध्यानपूर्वक और सतर्क रहकर के कार्य को करते थे। यदि इनकी लेखन पद्धति को भी देखा जाए, लेखन पद्धति को देखा जाए, इनकी ड्राइंग आदि को देखा जाए, लेखन में भी, ठीक है, तो टी जो है इसकी लेखन प्रवृत्ति, जब ये लेखन कार्य में प्रयोग करते थे तो ज़्यादातर सीधी लकीरों का प्रयोग करते थे, सीधी लकीरों का। जबकि जो सी है ये लेखन पद्धति के अंतर्गत टेढ़ी मेढ़ी
लकीरों का प्रयोग करती थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अध्ययन के दौरान दो जुड़वा बहनों पर अध्ययन किया है डॉक्टर गैसेल और थॉमसन 1929 में, और इन दोनों बहनों को समान वातावरण दिया गया और 14 साल तक एक ही वातावरण में, एक जैसे वातावरण में इनको रखा गया है। तो इनमें शारीरिक कदकाठी और मानसिक दोनों रूपों में देख रहे हैं। हम दोनों चीज़ों को पढ़ चुके हैं, ध्यान रखें। शारीरिक कदकाठी अनुवांशिकता होती है, और व्यवहार की बात करें तो व्यवहार मैंने आपको बताया कि व्यवहार है क्या। तो मानव जो व्यवहार होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है, ठीक है। तो यहाँ जब इन दोनों को वातावरण भी समान दिया जा रहा है और आनुवंशिकता भी समान है, तो सारे कदकाठी आनुवंशिकता के कारण लगभग समान थी, और समान वातावरण के कारण ही इनमें टी जो है वो अधिक चालाक है और किसी भी कार्य को करने में तीव्रता दिखाती है, जबकि ये चालाक है तो वो ध्यानमग्न है, अर्थात वो भी किसी कार्य को ध्यानपूर्वक करती है और सतर्क रह के कार्य करती है। तो इनमें हम ये नहीं कह सकते बड़े ध्यानपूर्वक देखने से, अच्छे से देखने पर बहुत ही कम असमानता देखने को मिलती है। इस आधार पर हम नहीं कह सकते कि समान वातावरण और समान आनुवंशिकता में बच्चों में विभिन्नता होती है, ठीक है। जब ये चीज़ें सामने आई तो इनका आलोचना की गई थी डॉक्टर फ्रीमैन, डॉक्टर हॉलजिंगर, फ्रीमैन, हॉलजिंगर आदि के द्वारा इनकी आलोचना की गई। आलोचना करने का कारण क्या था? तो उन्होंने कहा कि जब इन्होंने 14 साल तक इन दो जुड़वा बहनों पर अध्ययन किया है, तो डॉक्टर फ्रीमैन और हॉलजिंगर महोदय कहते हैं 1937 में उन्होंने अध्ययन भी किया और कहा कि गैसेल और थॉमसन महोदय ने कोई नियंत्रित समूह का निर्माण नहीं किया है, और ना ही इसमें एक संदेह की स्थिति ये बन जाती है कि जब उनकी आनुवंशिकता भी समान होती है और उनका वातावरण भी समान दिया जाता है, तो यहाँ संदेह की स्थिति हो जाती है। तो उनको आगे जाकर के डॉक्टर फ्रीमैन और हॉलजिंगर महोदय 1937 में अध्ययन के द्वारा बताते हैं। तो उन्होंने जुड़वा बच्चों को भी लिया, ठीक है, और भ्रातृय वाले बच्चों को भी लिया, जुड़वा बच्चों को, तो उन्होंने वहाँ पर अध्ययन किया। तो यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। एकांगी जुड़वा बच्चों पर अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर गैसेल थॉमसन 1929, और उन्होंने कहा कि जुड़वा बच्चों को यदि एकांगी जुड़वा हैं उनको एक समान वातावरण में रखा जाए, ठीक है, किसको? एकांगी जुड़वा बच्चों को समान वातावरण दिया जा रहा है, एकांगी है, आनुवंशिकता भी समान है और वातावरण भी समान है, तो विभिन्नता देखने को ना के बराबर मिलती है। बशर्ते असमानता थोड़ी होती है, लेकिन अधिकांश समानता ही देखने को मिलेगी। और अध्ययन दो जुड़वा बहनों पर किया है, 14 साल तक एक ही वातावरण में रखा है। शारीरिक कदकाठी में लगभग दोनों बहनें समान थी। व्यवहार की बात करें तो इन दोनों को नाम टी और सी दिया गया। पहली टी जो अधिक चालाक और कार्य को करने में तीव्रता दिखाती थी, जबकि सी ध्यानमग्न और सतर्क रह के किसी कार्य को करती थी। जब ये लेखन पद्धति की बात करें तो टी के द्वारा कोई भी लेखन कार्य किया जाता तो उसमें अधिकांश वह अधिक से अधिक सीधी लकीरों का उपयोग किया करती थी, जबकि सी लेखन पद्धति के अंतर्गत टेढ़ी मेढ़ी लकीरों का प्रयोग अधिक करते थे। तो इसके आधार पर हम नहीं कह सकते कि इनमें असमानता अधिक होगी, ठीक है। अच्छा, इसी को आधार बना करके इनकी आलोचना की है डॉक्टर गैसेल और थॉमसन महोदय की, डॉक्टर फ्रीमैन और डॉक्टर हॉलजिंगर ने। तो उन्होंने 1937 में एक अध्ययन कर बताया, और उसके अध्ययन में उन्होंने दोनों को एक साथ लिया, एकांगी जुड़वा बच्चों को भी लिया और भ्रातृय जुड़वा बच्चों को भी लिया। तो उसको फिर हम समझेंगे थोड़ा ध्यानपूर्वक, ठीक है। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। चलिए अगला हम बात करते हैं इसी के आगे। जब इसकी आलोचना की थी, और हम बात कर रहे हैं अब डॉक्टर फ्रीमैन एवं हॉलजिंगर महोदय की 1937 में अध्ययन कर बताया। और इन्होंने क्या रखा? इन्होंने अपने अध्ययन के अंदर दोनों को रखा, एकांगी
जुड़वा बच्चे और भ्रातृय जुड़वा एकांगी जुड़वा बच्चों के इन्होंने 50 जोड़ा लिए और भ्रातृय के इन्होंने 52 जोड़ा लिए। ठीक है, और इनको समान वातावरण दिया गया, एकांगी और भ्रातृय। अब इनमें देखा जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि समान वातावरण है इस प्रकार के आधार पर, तो यहाँ 50 जोड़ा किसके लिए हैं, एकांगी के, और 52 जोड़ा किसके लिए हैं, भ्रातृय जुड़वा बच्चों के लिए हैं। और इनके जो अध्ययन का आधार था वो दो चीज़ें रखी थी। दो चीज़ क्या रखी थी? आलोचना इन्होंने किसकी की है, वो चीज़ भी ध्यान रखें। आलोचना की है किसकी? डॉक्टर गैसेल और डॉक्टर गैसेल एवं थॉम्पसन की। थॉम्पसन के 1929 के जो अध्ययन है उसमें आलोचना की, और आलोचना का कारण क्या था? कारण क्या था? पहला कारण नियंत्रित समूह का ना होना। दूसरा कारण की बात करें, समान आनुवांशिकता एवं समान वातावरण। ऐसी स्थिति में संदेह की स्थिति होती है, संदेह की स्थिति। ये दो कारण बताए जिसको लेकर के फिर डॉक्टर फ्रीमैन और होल्डिंगर महोदय ने 1937 में अध्ययन किया है, और उस अध्ययन का केंद्र बनाया है एकांगी जुड़वा बच्चों के 50 जोड़े और भ्रातृय जुड़वा बच्चों के 52 जोड़े। ठीक है, और इनका अध्ययन का जो केंद्र माना है, तो यहाँ पे ध्यान देना, अध्ययन किस चीज़ को लेकर किया है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे अपन सारे कद की लंबाई और बुद्धि को लेकर के, तो सारे कद की लंबाई और बुद्धि, तो यह किस पर अध्ययन किया जा रहा है? एकांगी जुड़वा के 50 जोड़ों पर और भ्रातृय के 52 जोड़ों पर, जुड़वा बच्चों पर अध्ययन यहाँ किया गया है। तो ये अध्ययन में क्या पाते हैं कि सारे की जो कद की लंबाई है किसमें? एकांगी जुड़वा बच्चों में। एकांगी जुड़वा बच्चों में हम शारीरिक की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखें एकांगी में शारीरिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 0.93 सहसंबंध गुणांक था। कितना सहसंबंध था, कितनी समानता थी? तो 0.93% यहाँ बात करें 0.93, तो सहसंबंध गुणांक सारे कदकाठी किसमें? एकांगी जुड़वा बच्चों में। जबकि हम बात करें यहाँ पर भ्रातृय की, भ्रातृय जुड़वा बच्चों की शारीरिक कदकाठी की, तो उनमें कहाँ तक कितनी सहसंबंध गुणांक था, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो ध्यान से समझना 0.64 सहसंबंध गुणांक। ठीक है, तो देखिए एकांगी जुड़वा बच्चों का सारे कदकाठी की बात कर रहे हैं, तो कहाँ तक समानता थी? 0.93 सहसंबंध गुणांक के रूप में, कि इतने लगभग इतना परसेंट वो एक जैसे थे लंबाई के आधार पर। और जबकि भ्रातृय जो पिता के दो अलग अलग शुक्राणुओं से माता के दो अंडाणु जो गर्भित हुए थे, तो उनकी कदकाठी में कितना अंतर था, कहाँ तक कितनी सहसंबंधता थी, तो वहाँ पर 0.64 सहसंबंध गुणांक देखने को मिला। अब हम बात करें यहाँ बुद्धि के आधार